हेलो स्टूडेंट्स, होप सब अच्छे हो। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देख के शायद पता ही चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जानकारी हम लोग को हो चुका है, बहुत अच्छे से नॉलेज भी गेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे प्रोपागेट होता है, क्या फेनोमेना है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। तो अभी जो टॉपिक है दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो, फ्लक्स एक्चुअली क्या होता है, मान लो किसी भी एरिया से अगर इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहा है तो उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। दैट मींस ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक नाम के एयर फ्लक्स भी बन सकता है। मान लो कोई खिड़की है और इस खिड़की से हवा अंदर की तरफ आ रहा था, तो ये जो हवा आ रहा है किसी सरफेस एरिया से, दिस इज नोन एज एयर फ्लक्स। मान लो कोई पानी का टैप है और उस टैप से पानी नीचे गिर रहा था, तो जो पानी जो निकल रहा था किसी एरिया से, दिस इज नोन एज वाटर फ्लक्स। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, इज डिनोटेड बाय फाई। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है? फ्लक्स होता है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो फ्लक्स होता है क्या? जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो अभी शायद पता चला कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो अभी देखना है कि ये फॉर्मूला कैसा है। ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो अभी इस खिड़की से हवा आ रहा था, अगर नंबर ऑफ विंडो इंक्रीज हो गया, दैट मींस एरिया का जो एरिया है विंडो का, वो अगर इंक्रीज हो गया तो ज्यादा हवा अंदर आएगा। मान लो अभी इस रूम पे 4 विंडोज है और 4 विंडोज में से एक ही विंडो खुला है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, हवा का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो इनका जो वेलोसिटी दैट इज कांस्टेंट। तो अगर एक खिड़की खुला हुआ है तो हवा अंदर आ रहा है, कुछ कम हवा अंदर आ रहा है। अगर 2 खिड़की खुला हुआ है तो ज्यादा हवा अंदर आएगा। तो नंबर ऑफ विंडो ओपन से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये विंड एंटरिंग इन द रूम। ठीक है ना, तो हवा जो अंदर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इधर भी अगर एरिया चेंज हो रहा है तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ये एरिया इंक्रीज करेगा। तो अभी अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखो इसको रिलेट करते हैं, क्या होगा, मान लो एक ही खिड़की खुला, इस रूम पे एक ही खिड़की है। अगर हवा का वेलोसिटी ज्यादा हो गया, हवा का स्पीड ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, हवा ज्यादा अंदर आएगा। अगर हवा का वेलोसिटी इंक्रीज, तो ज्यादा हवा अंदर आएगा, तब भी क्या होता है, फ्लक्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तो देखते हैं एक्चुअली क्या होता है, समझ में ना। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा ई ए cos theta. What is theta? Theta is the angle between electric field vector and area vector. समझ में आया? I hope you guys got it. तो पहले एरिया वेक्टर क्या होते हैं वो देख लेते, इसके बाद आगे डिस्कशन होगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया is a vector quantity.
एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन होता है वो हमेशा, सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the surface and always in outward direction। दैट मीन्स जो एरिया है, एरिया में जो पॉजिटिव होगा, मान लो कोई भी एक एरिया है, ये कोई भी एक एरिया है, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? एरिया हमेशा पॉजिटिव एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, समझ में एरिया वेक्टर समझ में आ गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अभी देखो, अभी एक चीज डिस्कस करना है कि वो एक्चुअली cos थीटा क्या होता है, व्हाट इज जो तो एक चीज देखो, ठीक है, तो मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो गैप है वो क्या है? वो सेम गैप है सब में, और इसमें कोई क्यूब रखा गया है, देयर इज ए क्यूब। तो एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स की जो डिपेंडेंसी है एरिया के ऊपर, उसको लेके और भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो, वो क्या है देखो, मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। दैट मींस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो गैप होगा, सारे लाइन में जो गैप होगा वो क्या होगा? वो एक फिक्स्ड गैप होगा, सारे में फिक्स्ड गैप है, और इसमें कोई क्यूब रखा गया है, कोई क्यूब रखा गया है इसको। नोमेनक्लेचर दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, नोमेन नाम दे दिया। तो एरिया क्या हो रहा था? पूरे ऐसे पास कर रहे, ये अंदर घुसा और इधर से क्या हो गया? अंदर निकल जाएगा, ये ऐसे अंदर निकल जाएगा, ये ऐसे घुसा और ये ऐसे अंदर बाहर निकल गया, ये ऐसे आया और ऐसे बाहर निकल गया, ये ऐसे आया, ऐसे बाहर निकल गया, और ये ऐसे ही बाहर निकल गया, मान गया। ठीक है, तो जो ये सरफेस है, जो बी जी सी एफ, कौन सा है? फेस बी जी सी एफ। इस फेस में देखो, इस फेस में जो एरिया है वो क्या होगा? सरफेस से परपेंडिकुलर और ऑलवेज आउटवर्ड के बाहर की तरफ ये डायरेक्शन है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? सॉरी, फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो ये तो क्यूब है ना, तो सारे सरफेस एरिया क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, तो ई क्या हो जाएगा? ई का मैग्नीट्यूड ई है ए cos 0 डिग्री, तो क्या बन जाएगा? ई ए। अगर फेस मैंने डी सी एफ ई फेस ले लिया, उस केस में क्या होगा? एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में फॉर फेस BC
एफ ई फेज के लिए फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। ई क्या है, ई का मैग्नीट्यूड क्या है, ई ए तो ए है, और कॉस देखो एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और एरिया वेक्टर डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो एंगल कितना बन गया दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, e a into 0, that means 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर ये वाला सार किसने लेता, फॉर फेस DCAB, DCBA, इस फेस के लिए क्या हो जाता, इस फेस के लिए क्या होता, देखो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किस तरफ होता, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इस तरफ होता है, डायरेक्शन इस तरफ होता फार की तरफ, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर है, और क्या होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, और एरिया वेक्टर क्या है बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना बन गया 0 डिग्री, तो phi 3 क्या बन जाएगा, phi 3 बन जाएगा E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दैट मींस E a cos 90 डिग्री, दैट मींस 0, दैट मींस 0, समझ में। तो नीचे की तरफ नीचे वाले सरफेस ए बी जी एच के लिए कितना 0 हो जाएगा, अगर बाहर वाला पीछे वाला सरफेस ई एफ जी एच के लिए क्या हो जाएगा 0, अगर इस सरफेस के लिए फॉर फेस DEHA इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, इस तरफ इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस सरफेस के लिए आउटवर्ड 90 डिग्री है, और सरफेस से क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों बीच एंगल कितना है 180 डिग्री, एंगल कितना है 180, तो 5 4 कितना बन जाएगा, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट मींस E a cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ E a, ये बन जाएगा, समझ में आया, एनी डाउट। देखो नेक्स्ट, अभी मान लो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा, बहुत सारा निकल रहा है, चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से कैसे निकलते हैं, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा निकलते हैं, जनरेट हमेशा या टर्मिनेट हमेशा कैसे होता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो मान लो ऐसे निकल रहा था, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मैं इधर एक एरिया ले लिया, इधर एक मैंने एरिया ले लिया, ठीक है, एरिया ले लिया, और जब एरिया ले लिया तो इस एरिया A1 से, ठीक है, कितना पास कर रहा है, 1 2 3 4, देयर आर 4 लाइंस, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, तो मैंने इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है उसको मैंने phi1 ले लिया, ठीक है। अभी और थोड़ी देर दूर और थोड़ा दूर मैंने सेम एरिया ले लिया, सेम एरिया मैंने ले लिया है, सेम
एरिया में से सेम एरिया भी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कितना लाइन पास कर रहे हैं, इससे 2 लाइन पास कर रहे हैं, कितना 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है वो क्या है, phi2 है। तो इससे एरिया तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दैट मींस phi2 इज लेस देन phi1। समझ में आया? ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होता तो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन पैरेलल होता, इस केस में, इस एरिया में, ये भी एरिया A1 है, इस केस में एरिया क्या है, A2 है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर है, एरिया बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है, सेम है। इससे भी 5 इलेक्ट्रिक पास हो रहे, इससे भी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे। तो इस केस में जो phi1 होगा वो बराबर होगा किसका, phi2 का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्जिंग हो जाए तो, डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस केस में क्या होता, देखो ये वाला एरिया है और ये वाला ये एरिया है, इसमें से देखो इससे कितना पास हो रहा है, 1 2 3 4 5, इसमें से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5। अभी एक चीज ध्यान दो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से इसमें फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स डिक्रीज हो गया। अगर ऐसे समझो, अगर मैं सेम एरिया ले लेता, अगर इस पे मैं सेम एरिया अगर ले लेता मैं, तो कितना लाइन पास होता, इससे 3 लाइन पास होता, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। तो एरिया इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो एरिया डिक्रीज होने से, एरिया कांस्टेंट रहने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो इसको, मान लो जो एक ही खिड़की खुला था, इसमें से इस घर में एक ही खिड़की खुला था, और हवा पहले v1 वेलोसिटी मानो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से अंदर आ रहा था, तो क्या होता, कुछ हवा अंदर आ रहा, पास हो रहा था, और सेकंड के इसमें स्पीड इंक्रीज होके 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अभी क्या होगा, ज्यादा हवा अंदर आएगा, ठीक है ना। अभी 1 सेकंड में पहले मान लो 20 पार्टिकल आता था, और अभी 1 सेकंड में 40 पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया ना, अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर कन्वर्जिंग रे होता तो उस केस में क्या होता, अब कन्वर्जिंग होता तो ये जो एरिया है उस एरिया से 2 ही लाइन पास कर रहे हैं। अगर मैं सेम एरिया इधर ले लेता तो कितना हो रहा है, 5 इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तब क्या हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया। तो एरिया तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, ध्यान दो, अभी देखो एक कोई पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अराउंड कोई भी एक स्फीयर लिया गया, एक स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज रखा गया Q। तो इस केस में देखते हैं फ्लक्स का क्या एनालिसिस होता है। देखो ये जो चार्ज है ना, उस चार्ज से चारों तरफ फील्ड लाइंस इस तरफ निकलेगा, इस तरफ अपवर्ड, डाउनवर्ड, इस साइड, तो चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, ठीक है। तो मान लो कोई भी ऐसे निकल रहा था कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इधर मैंने एक एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, ऐसे निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, और एरिया किस तरफ होगा, एरिया हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ds मान लिया मैंने, और डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस से परपेंडिकुलर। ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने d, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और ये छोटा सा एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो मैंने मान लिया।
तो जो ये फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा DE डॉट DS, और एंगल कितना है 0 डिग्री, तो एंगल क्या हो जाएगा DE डॉट DS, इतना हो जाएगा फ्लक्स। अगर इस तरफ हो तो क्या निकलता, ये निकलता ना, ये मान लो मैंने ले लिया एक सर्कल से ले लिया मैं, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और एरिया कितना होगा इस तरफ होगा 90 डिग्री, दोनों का एंगल कितना है थीटा कितना, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अभी ये जो cos थीटा है वो cos थीटा एक्चुअली क्या होता है, थीटा एक्चुअली क्या होता है, उसको एक बार एनालिसिस करना है हम लोग को। ठीक है, लेट्स सी प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है। देखो मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इधर कोई एरिया था, कोई इधर एरिया था, वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो इसका एरिया जो है मैंने मान लिया इसका जो विड्थ है दिस इज W, और हाइट जो है दिस इज H। तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ एरिया वेक्टर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन और परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, द एंगल इज 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा E इंटू H इंटू W इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज E इंटू H इंटू W। ठीक है, अगर ये है, ये जो एरिया है अगर वो इंक्लाइन हो जाता, तो अगर मान लो ये वाला इंक्लाइन हो गया, अगर ये वाला जो सरफेस है वो इंक्लाइन हो गया, तो अगर ये सरफेस इंक्लाइन हो गया तो क्या होता, तो जो हाइट है, जो प्रोजेक्टेड जो हाइट है वो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। प्रोजेक्टेड हाइट क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। जो अभी हाइट था ये वाला H जो है, ये तो H वाला है, अगर ये थीटा एंगल इंक्लाइन होता तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा ना। सो दिस विल बी H cos थीटा, H cos, मतलब बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस क्या है, H है ना, हाइपोटेन्यूस क्या है H, और ये वाला क्या है, मान लिया A है, तो A डिवाइडेड बाय H इक्वल्स टू cos थीटा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा, तो A क्या बन जाएगा, H cos थीटा। देखो H cos थीटा, ठीक है ना। तो जो अभी फाई बनेगा, दिस विल बी E इंटू H cos थीटा इंटू W। प्रोजेक्ट एरिया चेंज हो गया, ये प्रोजेक्ट एरिया क्या बन गया, अभी ये वाला बन गया ना प्रोजेक्ट एरिया। अभी दिस वन इज द प्रोजेक्ट एरिया नाउ, ये प्रोजेक्ट एरिया। प्रोजेक्टेड इधर से क्या हो गया, घट गया प्रोजेक्टेड एरिया, और प्रोजेक्टेड एरिया घटने की वजह से फ्लक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मुझे पता है अगर थीटा इंक्रीज होता है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा ना cos थीटा का वैल्यू, और cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा तो पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज होगा। Thus the flux decreases। समझ में आया हाउ द प्रोजेक्ट एरिया।
तो जो cos थीटा है वो cos थीटा हाइट को चेंज होने की वजह से हुआ है, ठीक है ना। अगर वो ऐसा टिल्ट ना होके अगर ऐसा टिल्ट होता तो तब भी क्या होता, फ्लक्स में चेंज आता। देखो अभी जो ऊपर से लाइन जा रहा था, जो ऊपर से लाइन जा रहा था वो तो ऐसे ही चला गया। कुछ लाइन जो है जो पहले से पास कर रहा था लेकिन अभी इंक्लाइन होने की वजह से ये लाइन क्या हुआ, पास नहीं कर पाया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द प्रोजेक्टेड एरिया डिक्रीजेस, thus the flux decreases। अगर ऐसे भी टिल्ट हो जाता तो जो रे इस तरफ से आ रहा, जो रे इस तरफ से आ रहा था वो रे तो अभी क्या हुआ, नहीं पास कर रहा था इस एरिया से, क्योंकि इंक्लाइन हो गया ये, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अभी जो प्रोजेक्टेड एरिया हाइट चेंज होने की वजह से हुआ था वो प्रोजेक्टेड, अगर ऐसे इंक्लाइन होता तो विड्थ में चेंज होने की वजह से प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता, चेंज हो जाता। समझ में आया? नेक्स्ट, इसको तो देखो और देखो, इसको ध्यान दो, इसमें और थोड़ा ध्यान दो। तो मैं जो बोला था ना ई और ए में एंगल है थीटा, तो अभी भी वो इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो ये वाला पहले क्या था, दिस वन इज द सरफेस एरिया। तो एरिया वेक्टर किस तरफ का, इस तरफ का ना एरिया वेक्टर, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, इसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में एंगल 0 डिग्री है। अगर वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा तो एरिया वेक्टर किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ना। अभी एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, मान लो कोई भी एक सरफेस एरिया ऐसे था, तो परपेंडिकुलर कैसा है, ऐसा है ना, तो ये अगर टिल्ट हो जाएगा तो परपेंडिकुलर तो उतना ही एंगल में टिल्ट होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा ही है, ये वाला एंगल। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन गया, अभी थीटा ना। अगर एक थीटा चेंज शिफ्ट करता है, अगर थीटा इंक्लाइंड होता है तो परपेंडिकुलर भी क्या होता है, थीटा इंक्लाइंड होता है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, दोनों का एंगल कितना, थीटा हो जाएगा ना। तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू व्हिच इज थीटा। तो अभी भी उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। स्टिल दिस इज फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन ये हम लोग देख लिया, जो थीटा में चेंज होता है, जो थीटा आता है वो थीटा किसकी वजह से आता है, हाइट चेंज या तो फिर विड्थ चेंज होने की वजह से आया था, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके ऊपर। तो मान लो फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आगे भी है, और अभी इसके सामने कोई सिलेंडर रखा गया है, जिसका रेडियस जो है दिस इज r, और जिसका हाइट जो है दिस इज h। तो पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है, अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। तो क्या करना है, एक स्क्रीन बना दो, इधर एक स्क्रीन बना दो, स्क्रीन बना दो, एक इधर स्क्रीन बना दो, और इस स्क्रीन में क्या होगा, प्रोजेक्ट एरिया, तो प्रोजेक्ट एरिया क्या होगा, इसका प्रोजेक्ट एरिया क्या होगा, दिस विल बी द प्रोजेक्ट एरिया। तो पॉइंट दिखने में कैसा होगा, ध्यान दो, इधर स्क्रीन में प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, दिस विल बी द प्रोजेक्ट एरिया। तो इसका लेवल लाइन कितना है, व्हाट इज द विड्थ 2r, और व्हाट इज द हाइट 8। तो फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, दिस इज द एरिया, एरिया वेक्टर तो इस तरफ है ना, एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है,
ठीक है ना। तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है और एरिया कितना हो गया 2r इंटू एच, तो कितना गया 2er एच की सॉरी एच क्या बन गया मेरा फ्लक्स, इज द फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर को ऐसे कर देता तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और अभी सिलेंडर को कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया सिलेंडर को, तो क्या होता, तो स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टेड एरिया होता, तो स्क्रीन पे जो प्रोजेक्टेड एरिया होता वो कैसे होता, स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता, एक सर्कल होता ना, एक सर्कल होता स्क्रीन पे प्रोजेक्टेड एरिया, तो इसका रेडियस क्या बन, अगर इसका रेडियस r है तो रेडियस क्या बन जाएगा, r ही तो बन जाएगा ना रेडियस। तो इस केस में तो इससे पार्टिकुलर डायरेक्शन निकलता है, इससे पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या निकलता, एरिया वेक्टर, और पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या निकलता इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो फ्लक्स जो निकलता वो क्या हो जाता, ई ए कॉस, इसको ऐसे नहीं, थोड़ा देखने में थोड़ा इस तरफ से लगेगा, इस तरफ से एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है इस तरफ होता है। तो cos 0 डिग्री, ई कितना है, ई एरिया कितना है 2r, पाई आर स्क्वायर, तो क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट मींस पाई ई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स अगर ये सिलेंडर को टिल्ट कर देते, तो इस डायरेक्शन में टिल्ट कर देते तो, समझ में आया। नेक्स्ट, अभी देखो एक now find the flux of a find the flux of a find flux due to a charge Q। इस Q चार्ज के लिए हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो मान लो एक पॉइंट चार्ज है Q जो इस पॉइंट पे है, तो अगर इस पॉइंट के लिए फ्लक्स निकालना है किसी भी डिस्टेंस r पे, तब क्या करना है, तब इस पॉइंट से r डिस्टेंस दूर मुझे एक क्या ड्रॉ करना है, एक स्फीयर ड्रॉ करना है, एक स्फीयर ड्रॉ करना है, और उस स्फीयर में मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो इस तरफ से क्या होगा, चारों तरफ तो फ्लक्स निकलेगा ना, चारों तरफ फ्लक्स निकलेगा, ठीक है ना। और मुझे पता है जो फ्लक्स का फॉर्मूला है दिस इज, मैंने मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और इधर कोई भी एरिया ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे निकलेगा ना, और ds भी क्या होगा, छोटा सा एरिया ds वो भी क्या होगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, ठीक है ना। और एंगल के दोनों में 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, और d फाई बन गया, स्मॉल फ्लक्स होगा स्मॉल एरिया से, ठीक है। तो फाई क्या अगर इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो फाई क्या बन जाएगा, ई तो कांस्टेंट है r डिस्टेंस पे ना, r डिस्टेंस पे क्या है, ई कांस्टेंट है, और ई का वैल्यू कितना है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r का स्क्वायर, r डिस्टेंस पे फ्लक्स कांस्टेंट, अरे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई
अगर छोटा सा एलिमेंट को मैंने सारे स्क्वायर तक समेशन करूंगा, छोटा सा जो एरिया है दिया है इसको सारे स्क्वायर में समेशन करूंगा तो स्क्वायर का समेशन आ जाएगा। स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो कितना आ गया q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दो q जो है दिस q इज नथिंग बट q एनक्लोज्ड, तो फ्लक्स को निकाल बोल सकते हैं फ्लक्स को q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो अगर बाहर को तो क्या होता, अगर बाहर कोई चार्ज होता q, मान लो q नॉट कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक अंदर तो आता फिर क्या होता बाहर भी निकल जाता। तो अंदर आ रहा है तो प्लस और बाहर आ रहा है तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो अगर बाहर कोई चार्ज होता है, अगर इस पेयर के बाहर कोई चार्ज होता तो फ्लक्स क्या हो जाता 0, क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर आता उतना ही फ्लक्स क्या होता बाहर निकाल भी जाता। तो नेट फ्लक्स कितना बनता 0, ठीक है, नेट फ्लक्स कितना बनता 0। सो वी कैन कंक्लूड इट एज फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू a closed surface due to a point charge is q divided by epsilon, और q क्या है q enclosed, q enclosed divided by epsilon। ये किसी भी क्लोज सरफेस से इतना ही होगा, ठीक है। तो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या है, मान लो कोई भी क्यूब है, एक क्या है क्यूब है, और इस क्यूब में से इस क्यूब में जो सेंटर है, सेंटर में एक चार्ज रखा गया है क्यूब की सेंटर में एक चार्ज रखा गया क्यूब। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी ऑफ द सरफेस, किसी भी एक सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें कितना सरफेस है, 6 सरफेसेस है, कितना सरफेस 6 सरफेस है, और सारे सरफेस का जो एरिया है वो क्या है सेम है, क्योंकि क्यूब है, सारे सरफेस सेम। तो 6 सरफेस से पास होने वाला, मुझे पता है अगर एक क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है फाइंड है वो कितना है q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और q enclosed कितना है q, तो q का डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, तो 6 सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। तो एक सरफेस से कितना निकलेगा q डिवाइडेड बाय 6 इनटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन क्या गिवन था इस केस में, मान लो हेमिस्फीयर, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए हेमिस्फीयर। अगर एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर की सेंटर में एक क्यूब चार्ज रखा गया है, नाउ फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस हेमिस्फीयर। उस पर ध्यान दो, अगर उसके ऊपर देखो एक हेमिस्फीयर ऐसे भी था, ऐसे भी था, अगर जो क्लोज हो गया था, अगर वो क्लोज हो जाता ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप का था, और इस सेंटर में क्यों रखा गया, तो अगर ये क्लोज्ड होता तो फ्लक्स नेट कितना होता, नेट फ्लक्स कितना होता q enclosed, दैट मींस q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता। लेकिन अभी एक को छोड़ दो मैं, तो जितना फ्लक्स इस पार्ट से निकलेगा उतना ही फ्लक्स तो अपवर्ड पार्ट से निकलता,
ठीक है ना। तो हाफ पार्ट से कितना निकलता, फुल पार्ट से कितना निकल रहा है ये, तो हाफ पार्ट से कितना निकलेगा, फुल पार्ट से। अगर वन पार्ट से इतना निकल रहा है तो हाफ पार्ट से कितना निकलेगा, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2। तो q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इतना फ्लक्स उससे पास होगा। समझ में आया ना। अगर ऐसा बोल देता, मान लो कोई भी पिक्चर है, ऐसा भी पिक्चर है और इसी मान लो इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्यू चार्ज रखा गया है। तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू, मान लो ये क्लोज्ड है, दिस वन इज क्लोज्ड, तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। तो क्या क्या बोलोगे, फाइंड कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड, दैट मींस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज सर्फेस है डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर सिमेट्रिकल शेप नहीं है, अगर शेप कोई रेगुलर शेप नहीं है, तब भी क्या होगा, ये फ्लक्स सेम फॉर्मूला देगा, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लो कोई भी जो पानी पीते हो वो एक ग्लास है और ग्लास की बीच में एक क्यू रखा गया और अपर सरफेस क्या है, लिड से भरा हुआ है, लिड से क्लोज्ड है, तब भी फ्लक्स कितना निकलेगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एन, क्योंकि क्लोज सिस्टम है ना, पूरा क्लोज सिस्टम है, तो क्या हो जाता, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट एक चीज ध्यान दो, चार चार्जेस है, Q1 Q2 माइनस ऑफ Q3 माइनस ऑफ Q4। एक सरफेस है, सरफेस 1, एक सरफेस है, सरफेस 2 और तीसरा सरफेस है, सरफेस 3। तीन सरफेस, S1 S2 एंड S3। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 S2 एंड S3। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 कितना हो जाएगा, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, Q1 Q2 Q3, तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2 कितना हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड कितना है, Q2 और Q3, तो Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स पासिंग थ्रू Q3 कितना बन जाएगा, कितना है, 2 ही है, कितना माइनस ऑफ Q3 माइनस ऑफ Q4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें तो फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा ना, इसमें से फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, इसमें से बाहर की तरफ निकलेगा, और इसमें से क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, क्या होगा, इसमें से अंदर की तरफ आएगा। तो मैंने पहले बोल दिया था बाहर आने वाला और अंदर आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, देखो हो रहा है ना, समझ में आया। नेक्स्ट अभी हेडिंग दो, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोन, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोन। फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोन, मान लो क्या हेडिंग है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कोन।
इस कोण का दिस वन इज द एपेक्स, दिस वन इज द एपेक्स। तो इस कोण का ये वाला जो अपार सरफेस है, इस अपार सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें क्या करना है, निकालना है। देखो ये वाला सरफेस, ये वाला इस, ठीक है ना, तो ध्यान दो ऐसे निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें क्या करना है, अभी प्रूव करना है, जिससे डिराइवेशन, ठीक है। ये मेंस और नीट, ये वाला फॉर्मूला मेंस और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा इसकी हेल्प से, ठीक है। मान लो इसको डिराइव करने के लिए हमें स्फीयर की हेल्प से फ्लक्स का हेल्प चाहिए। देखो एक मैंने स्फीयर ड्रॉ कर दिया, एक मैंने क्या कर दिया, एक मैंने स्फीयर को इधर ड्रॉ कर दिया, एक स्फीयर में ड्रॉ कर दिया, दिस इज सेंटर, इस सेंटर में क्यू चार्ज रखा गया है, इधर भी क्या था, क्यू चार्ज रखा गया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया मैंने, एक इसको क्या किया पता है, इसको ऐसे एक एलिमेंट ले लिया, इससे अल्फा डिस्टेंस पे जाके एक मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी अल्फा, सॉरी थीटा में जाके ले लिया डी थीटा, ठीक है। अभी ये जो एलिमेंट बना ना, उसको मैंने घुमा दिया, अभी ऐसे ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे लिया, एक स्फीयर में एक स्टिक घुसा ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया इसको। जब घुमा दिया तब क्या होगा, ये वाला इसका थिकनेस था, और ये एरिया से लेके भी घुमा, ये ऐसे घुमाना, ये एरिया लेके घुमा, तो ऐसे काट हो गया था, ये क्या हो गया, ऐसे घूम गया ये। तो इसमें एक एलिमेंट बना, ऐसे ऐसे एक एलिमेंट बना, किसके लिए, ये जो एंगल लिया उस एंगल के लिए एक एलिमेंट बना। तो अच्छे से ड्रॉ कर दो इसको, तो इस कोण की हेल्प से, इस कोण की हेल्प, इस कोण की सॉरी, तो फ्लक्स कोण में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे स्फीयर की हेल्प चाहिए। सो लेट्स ड्रॉ ए स्फीयर फर्स्ट, एक स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये सेंटर है, पता इस स्फीयर में पता क्या किया मैंने, एक ऐसा स्टिक घुसाया जिसका थिकनेस था, और इसको ऐसे घुमा दिया इसको, तो एक कोण बन गया, एक कोण बाहर निकल गया, एक कोण बाहर निकल जाएगा, और इसको लेके मैंने एनालिसिस किया, तो इसको एक थिकनेस था, तो मैंने मान लिया कि जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है मान लो दिस द सेंटर, थोड़ा सेंटर तो हट गया, लेकिन मैंने मान लिया ये सेंटर में क्यू चार्ज है, और इधर भी क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, क्यू चार्जेस रखा गया है, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट बन जाएगा, इस तरीके से एक एलिमेंट बन जाएगा,
ध्यान दो, प्रैक्टिकली समझाता हूं मैं इसको। अगर मैं इसको छोटा सा आर डिस्टेंस पे जाके, छोटा सा आर डिस्टेंस पे मैं अगर जाके ये वाला काट कर दूं, ये वाला ऐसे काट कर दूं, इसको ऐसे काट कर दूं स्फीयर के अंदर, तो कुछ ऐसा एक सर्कल बनेगा इसके ऊपर, ऐसे एक सर्कल बनेगा कुछ थिकनेस का। तो अगर ये वाला रेडियस आर है और ये वाला एंगल डी अल्फा है, अगर डी थीटा है मान लो, मैंने इस सेंटर से थीटा एंगल पे जाके एक एलिमेंट ले लिया मैंने डी थीटा, ठीक है। तो ये जो थिकनेस बनेगा ना, दिस थिकनेस विल बी आर डी थीटा, आर डी थीटा। तुम एक चीज देखो, ये जो है दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस आर। अगर ये वाला रेडियस आर है तो ये आर का जो वैल्यू होगा, दिस आर विल बी आर इंटू दिस विल परपेंडिकुलर है ना, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, तो आर साइन थीटा बन जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या बन गया, आर साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या बन गया, इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ठीक है। रेडियस इंटू एंगल आर्क बन गया, तो दिस इज आर डी थीटा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दो, तो इस एरिया का स्ट्रिप का जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ द स्ट्रिप एरिया, स्ट्रिप का एरिया कितना बनेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर बन गया। इसका सरकमफेरेंस ये दिखने में कैसे, तो आपको दिखने में तो कैसे लगेगा, ऐसे दिखने में, ऐसे लगेगा ना, ऐसे दिखने में, ऐसे लगेगा। सो दिस रेडियस इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो सरकमफेरेंस का सरकमफेरेंस क्या बन जाएगा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है, आर इंटू डी थीटा इंटू आर डी थीटा। एरिया कितना बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये कितना बन गया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो ये पूरा सरफेस का एरिया कितना बन जाएगा, पूरा सरफेस का एरिया, तो फंक्शन ये तो डी ए है ना, ये तो डी ए है, तो पूरा सरफेस का एरिया कितना बन जाएगा। ये थीटा जो है कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने मान लिया 0 से पूरा एंगल, अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा अल्फा होगा तो क्या हो जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा, थीटा वेरिएबल हो जाएगा 2 पाई heading the flux passing through, flux passing through cone, flux passing through cone। मान लो एक चार्ज लगा गया इधर Q, और इस क्यूब में से चार्ज तो चारों तरफ निकलेगा, तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स की इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमें एक
स्फीयर का हेल्प चाहिए। तो मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूं पहले, एक मैंने स्फीयर को ड्रॉ कर लिया। एक मैंने स्फीयर ड्रॉ कर लिया, सेंटर ये वाला है। तो मान लो दिस इज द कोन, मान लिया दिस इज द कोन। इस कोन में से पास होने वाला फ्लक्स हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला कोन है, ऐसे एक स्ट्रिप लिया और ऐसे कोन बना दिया। तो इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिया, मैंने मान लिया ये वाला अगर दिस इज द सेंटर लाइन, सो दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। तो मैंने इस एंगल में से थीटा एंगल में जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा, थीटा एंगल में से जाके डी थीटा। तो अगर इसको मैंने अगर डी थीटा मान लो छोटा सा ये लिया और ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, रोटेट करूंगा तो ऊपर क्या आएगा, ऐसे एक सरफेस आएगा ना, ऐसे एक स्ट्रिप आएगा ना ऊपर दिखने में ऐसा एक स्ट्रिप आएगा। अगर फ्रंट व्यू देखूंगा तो ऐसा एक स्ट्रिप आएगा। ये पूरा कोन है जिसका रेडियस कितना है, इसके अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिप आएगा। ऐसे एक स्ट्रिप आएगा जिसका थिकनेस क्या आ गया, कुछ आ जाएगा, कुछ रेडियस आ जाएगा। देखो क्या आएगा, इसका रेडियस क्या आएगा, इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर, दिस रेडियस इज आर। तो ये जो स्ट्रिप बनेगा इधर, जो स्ट्रिप बनेगा उसका रेडियस क्या बनेगा। सो देखो ये वाला जो रेडियस, दिस इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस। तो ये वाला क्या बन जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सॉरी this one is hypotenuse, this one is perpendicular, sorry this one is base and this one is perpendicular। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा ना, सॉरी r sin थीटा परपेंडिकुलर है ना, तो r sin थीटा आ जाएगा। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r sin थीटा। और ये वाला क्या बन जाएगा, दिस वन इज r into d थीटा। क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस क्या होता है, r होता है ना, तो ये r क्या हो जाएगा, r into d थीटा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट जो है, इसका वैल्यू अगर r sin थीटा है और ये वाला एंगल, ये वाला आर्क जो है अगर ये r d थीटा है, तो इसका इस एलिमेंटल एरिया क्या बन जाएगा, तो एलिमेंटल एरिया will be dA equals to 2 pi r circumference into thickness। तो r कितना है, r sin थीटा into thickness कितना है, r into d थीटा। तो कितना आ गया, 2 pi r स्क्वायर sin थीटा into d थीटा। इंटीग्रेट करो, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके अल्फा तक, 0 से लेके अल्फा तक। तो कितना आ गया, 2 pi r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस ऑफ cos थीटा 0 से लेके अल्फा। तो कितना आ गया, 2 pi r स्क्वायर इनटू cos अल्फा माइनस ऑफ cos अल्फा, ये माइनस ऑफ माइनस cos 0, तो प्लस cos 0 पर उतने 1, दैट मींस
2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा एरिया का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है देखो, तो फ्लक्स कितना था, कितना फ्लक्स पास हो रहा था, इतना जो फ्लक्स है, जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स कितने एरिया में से पास कर रहा था, वो फ्लक्स पास कर रहा था 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में से, पूरे स्क्वायर में से पास कर रहा था कितना, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा, इतना एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा, पास करेगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, इतना फ्लक्स पास करेगा। तो पाई से पाई, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2, तो कितना गया, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस cos alpha. So this is the amount of flux passing through a cone. This is the amount of flux passing through a cone. Very important formula here. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, देखो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, कौन फ्लक्स पासिंग जो कौन इसके ऊपर। देखो, मान लो एक सिलेंडर है, बोला गया सिलेंडर के सेंटर में एक चार्ज है Q0। Now find the flux passing through the flat surfaces. अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है, this one is the सिलेंडर का ये वाला जो सरफेस है, this one curved surface, तो फ्लैट सरफेस कौन सा है, this one and this one is the flat surface। तो ये पूछा गया है, तो क्या करना है, हमें एक कोन ड्रॉ करना है, ऐसे क्या करना है, कोन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अल्फा है, एक चीज ध्यान दो, जो अल्फा था, अल्फा किसकी क्या था, हाफ एंगल था ना, हाफ एंगल था, कोन का ये वाला एंगल था कितना, कितना, हाफ एंगल अल्फा, याद रखना, ये हाफ इज अल्फा इज द हाफ एंगल, हाफ एंगल। अगर पूरा वाला एंगल दिया हुआ है तो तुम्हें क्या करना है, हाफ एंगल निकालना है, तब जाके ये वाला फॉर्मूला तुम इस्तेमाल कर पाओगे। और फॉर्मूला कितना है, फ्लक्स टू द कोन का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका लेंथ जो है दिस इज 2r और रेडियस कितना है r। तो तुम्हें निकालना है इसके फ्लैट सरफेस से पास कितना कर रहा है। देखो, इससे जितना पास करेगा उसमें से इतना ही पास करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है तो सेम पास करेगा। तो फ्लक्स थ्रू कोन कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, जो वैल्यू आएगा, और वो कितना आएगा, 2 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा, अगर दिस वन इज r एंड दिस वन इज r, तो दिस वन विल बी 45 डिग्री होगा ना, दिस वन इज 45, क्योंकि tan थीटा क्या बन जाएगा, r डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू 1, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू कितना, 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री बन गया, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो Q0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ flux passing through the flat surfaces. Next question, मान लो ऐसे एक जार है, जिसका रेडियस जो है r, रेडियस कितना है जिसका r,
स्ट्रेस बची। नाउ फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस, वो भी निकल रहे कैसे, एक कोन ड्रॉ कर लूंगा मैं इधर, एक कोन ड्रॉ कर लूंगा, और कोन ड्रॉ कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोन का ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा ना, फिर से ये भी बेस भी आ रहा है और परपेंडिकुलर भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हाफ एंगल कितना 45 डिग्री। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्लैट सरफेस, ये वाला फ्लैट सरफेस और क्या फ्लैट सरफेस है नहीं ना, एक ही फ्लैट सरफेस है, तो क्या बन जाएगा E इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल्स कितना है, Q है ना, Q इक्वल्स इनटू 1 माइनस cos 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 इनटू एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस 1 बाय रूट 2। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म कर चुके हैं, जो आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो है गॉस थ्योरम, तो ये हम लोग का कल नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करना है हम लोग को, तो होप सो सबको समझ में आया, ठीक है। तो अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस ही करना है, ठीक है, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में करूंगा, लेकिन जो लेक्चर्स होगा वो हम लोग यूट्यूब में रेगुलरली मिलते रहेगा हम लोग को, ठीक है। और अभी कोविड का सीजन चल रहा है तो बाहर मत निकलना आप लोग, और अगर बाहर किसी केस में बाहर जाना पड़ रहा है तो यूज मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स, हाथ को हमेशा सैनिटाइज करते रहना और स्टे सेफ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।